Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. हेलो एवरीवन, वेलकम टू शून्य। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं बिहार स्पेशल का जो हमारा 1500 MCQ का सीरीज चल रहा है, ये उसका पार्ट 4 है। एंड इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 यूट्यूब के चैनल पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ हम लोगों ने बिहार स्पेशल का करंट अफेयर भी कर लिया है, तो आप उसको भी हमारे सून एकेडमी के यूट्यूब के चैनल पर जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक सेपरेट प्लेलिस्ट तैयार कर रखा है 67 BPSC के नाम से, तो आप जाके उस प्लेलिस्ट को सिंपली फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इन वीडियोस को पूरा देखें, बिकॉज जो हमारा टारगेट है ये कि हम अगले 28 सितंबर तक 1500 MCQ कर लें। प्लस हम लोगों ने ऑलरेडी बिहार स्पेशल करंट अफेयर कर लिया है एंड ये उसका पार्ट 4 है। एंड आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी प्लीज़ सून एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ एक हमारा दूसरा चैनल है सून एकेडमी UPSC, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। एंड सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि कोई वीडियो है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाए। और बाकी सारे कोई सा भी PDF हो, सब आपको हमारी टेलीग्राम के चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको हमारा कोई सा भी कोर्स परचेस करना हो तो आप सिंपली ये जो हमारी वेबसाइट है soonacademy.in, आप यहाँ पर जाकर हमारे कोर्सेज़ को परचेस कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न, एंड ये है, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? 4 ऑप्शन था, जनरल फ्रैंक मैकेंजी, डेविड ब्रूनस्ट्रॉम, डेविड जनरल क्रिस एंड रॉक विल्सन, या फिर ई ऑप्शन। राइट, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे आखिरी में काबुल छोड़ा था वो था जनरल मेजर क्रिस डोनहू। राइट, तो इसका ऑप्शन था सी फॉर कैलकाटा। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। जितने भी न्यूज़ मीडिया हैं, जितने भी पोर्टल हैं, न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़ चैनल हैं, सभी ने इसका जिक्र किया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था उस टाइम के लिए। उसके बाद फिर अगला है, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की थी? तो देखिए ये पिछले 5-6 सालों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। राइट, एंड इवन पार्लियामेंट में भी न्यूज़ में था, इलेक्शन में भी न्यूज़ में था। तो इसका नाम था दसॉल्ट एविएशन, इसका ऑप्शन था बी। अब उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, गालवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुआ था? तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही इजी था, वैसे इसमें आपको डेट याद नहीं करना था। देखिए जो झड़प हुआ था ना, ये एक सेकंड, ये जो झड़प हुआ था ये एक्चुअली कोविड जब इंडिया में आ गया था, जब इंडिया में लॉकडाउन लगा था उसके बाद हुआ था। राइट, तो देखिए जो इंडिया में पहला लॉकडाउन लगा था वो लगा था मार्च 2020 में लगा था। राइट, तो अब ये देखिए ये है 2019 की डेट है, काट देंगे, 19 की डेट है, काट देंगे, जनवरी 2020 है, इसको भी काट देंगे, और उसके बाद फिर है जून 2020। तो इसका ऑप्शन था डी फॉर दिल्ली। जून 2020 में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुआ था एंड इसका आंसर था डी फॉर दिल्ली। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 116, इसमें बोल रहा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसकी स्थापना की थी डॉक्टर सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्टार्ट किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये BPSC स्पेशल से एक्चुअली प्रश्न था। उसके बाद फिर है 117 नंबर, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? राइट, तो ये देखिए एक पर्सनालिटी थी जिनका नाम था फूलन प्रसाद वर्मा और JP जी ने। राइट, तो इसका आंसर था बी फॉर बॉम्बे, JP जी एंड फूलन प्रसाद वर्मा ने बिहार SP की पार्टी की बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था सन 1931 ईस्वी में। एंड इसको ये जो JP जी हैं, आप लोग जानते हैं कि ये गांधीवादी थे। राइट, अब उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये बहुत ही इजी प्रश्न था एंड ये सासाराम में स्थित है। ए फॉर
ए फॉर आगरा। अब उसके बाद जो अगला प्रश्न है, पेगासस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था एंड ये स्पाईवेयर है, तो इसको किस देश ने विकसित किया था? तो देखिए इसको इजराइल ने विकसित किया था एंड इसका आंसर है 110 का ए फॉर आगरा। ओके, अब जो हमारा अगला प्रश्न है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो देखिए अगर हम बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, तो इसका आंसर था बी फॉर बॉम्बे। अब जो अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में वित्त कौन था? राइट, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अंतरिम सरकार में वित्त कौन था? तो देखिए यहाँ पे वित्त नहीं बल्कि वित्त मंत्री होना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें कि जो हमारा अंतरिम सरकार था उसमें एक्चुअली सरदार पटेल तो बिल्कुल नहीं थे, राइट, एंड उसमें फिर क्या उसमें जिन्ना जी थे? नहीं, तो ये भी नहीं थे, तो दूसरी पार्टी के थे। उसमें जो जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, तो यहाँ पे लियाकत अली खान आता है, तो इसका आंसर हो गया ए। एंड ये बहुत ही देखिए आप लोग ना जितने भी इंटरिम गवर्नमेंट में किसके पास क्या क्या पदभार था आपको वो सब याद होना चाहिए। अब उसके बाद फिर अगला है कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो देखिए अगर हम बात करें लोथल, तो ये गुजरात में है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें कालीबंगा, तो ये एक्चुअली राजस्थान में है, राइट। और उसके अलावा जो राकी गढ़ी है ये भी शायद राजस्थान में है। तो इसका आंसर वैसे ए है, ए फॉर आगरा। एंड अगर हम उसके बाद फिर अगला बात करें, अच्छा इसमें ये जो लोथल है ना, जो इसकी खोज हुई थी 1957 ईस्वी में। किसने किया था? तो इसकी अगर हम खोज की बात करें तो इसकी खोज किया था रंगनाथ राव जी ने इसकी खोज किया था, राइट। अब जो फिर अगला प्रश्न है ये है 120 वाला, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए अगर हम बात करें चोल वंश का संस्थापक, तो ये जो संगम काल में हुआ था जो कि लगभग 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी के बीच अराउंड आता है। एंड जो इसका स्थापना था ना, इसकी स्थापना किया था करी काल ने किया था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न, एंड ये है प्रथम बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राइट। हम अगर बात करें प्रथम बौद्ध समिति, तो ये कब हुआ था? ये लगभग 483 ईस्वी में हुआ था। तो इसकी जो इसके अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, राइट। तो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे आपको सेकंड भी याद रखना है, थर्ड भी याद रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगले जो अगला पेपर होगा उसमें ये आ जाए। अब उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, एंड ये है प्रश्न संख्या 113। एंड इसमें ये बोल रहा है कि 1855 में संताल ये जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए कान्हू जी ने इसका किया था। तो यहाँ पर अगर आपको एक ऑप्शन आता, मतलब एक अगर आता है, तो आप इसमें दूसरा भी टिक मार सकते हैं। तो यहाँ पे कान्हू काफ़ी फेमस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा। अब उसके बाद हम बात करते हैं अपना गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण, देखिए बहुत ही फेमस, एंड ये है राजकुमार शुक्ला, ए फॉर आगरा। अब फिर उसके बाद फिर अगला प्रश्न है बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो देखिए बोध गया में ना एक्चुअली ज्ञान की जो प्राप्ति है वो गौतम बुद्ध को हुई थी, राइट। तो इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे। अच्छा ये देखिए गौतम बुद्ध का डेथ कहाँ पे हुआ था? आपको एक तो वो पता होना चाहिए, उनको ज्ञान की प्राप्ति ये वाला तो हो ही चुका है, प्लस उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अब उसके बाद फिर अगला है किरातार्जुनी, ये पुस्तक है, राइट। तो इसको किसने लिखा था? तो देखिए अगर हम बात करें इस बुक को ना, मतलब ये जो प्रश्न संख्या 122 है, इस बुक को किसने लिखा था? तो यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन हैं। तो अच्छा आप लोग से एक बात और है, अनुरोध कि ये जितने भी राइटर्स हैं ऑप्शन में, उनके द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो जो ये वाली बुक है ना, इसकी एक्चुअली इसके जो राइटर हैं इनका नाम था भारवी, एंड ये ऑप्शन हमारे डी में है, राइट। तो इसका आंसर था डी। अब उसके बाद जो अगला प्रश्न है ये है कुतुब मीनार किसके द्वारा कंप्लीट किया गया था? तो देखिए ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी प्रश्न है, राइट। तो देखिए इसको
कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने, राइट। और इसको स्टार्ट किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और जो उनकी पहली बेटी, मतलब जो बेटी थी, जो इंडिया की पहली महिला शासक थी, वो थी रजिया सुल्तान जी, राइट। तो अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है 124। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये मतलब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। हरिहर बुक्का नाम के दो लोग थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। कब किया था? अप्रॉक्सीमेटली 1330 के अप्रॉक्सीमेटली, आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रॉ भारत आया था? तो देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, इसके आने के बाद ही भारत की दशा और दिशा दोनों चेंज हो गई थी। तो वो था जहांगीर, राइट। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न, एंड यह है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए इसको लिखा था अबुल फजल ने, राइट। एंड इसमें क्या था? एक्चुअली इसने लिखा था 1598 ईस्वी में, एंड हम जिसको अकबरनामा के नाम से भी जानते हैं, राइट। और इसने जो अपना तीसरा बुक लिखा था उसका नाम था आईने अकबरी। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी? तो देखिए ये जो है ना व्यवस्था, ये एक्चुअली साउथ इंडिया में लागू हुई थी, मतलब उड़ीसा, ये मद्रास वाले एरिया में लागू हुई थी। अब देखिए ये इंडिया का मैप है, तो ये वाला जो एरिया है ना, बंगाल बिहार वाला, यहाँ पे एक्चुअली जमींदारी सिस्टम हुआ था लागू, राइट। और जो ये वाला सेक्शन था, यहाँ पर रैयतवाड़ी सेक्शन लागू हुआ था। और जो ये वाला लाइक जो पंजाब वाला एरिया है, यहाँ पर एक्चुअली मालवाड़ी सिस्टम लागू हुआ था, राइट। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, बट यस ऑफ कोर्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अब उसके बाद फिर अगला है, यह 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो उनका नाम था वीडी सावरकर। अब उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडारक है? तो ये देखिए बिहार स्पेशल का प्रश्न है, राइट। तो आपको बिहार स्पेशल और बिहार का करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। यूट्यूब के चैनल पे बिहार स्पेशल हमने अपलोड कर दिया है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें अभ्रक बिहार में कहाँ पाया जाता है, तो देखिए जो बिहार में अगर अभ्रक की बात करें ना, तो एक्चुअली ये गया में पाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी से अनुरोध है कि बिहार में कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है, आप एक बार अच्छे से पूरा ध्यान से देख लेना। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है होना चाहिए, राइट। तो ये एक्चुअली पटना में होता है। पटना में सोन और गंगा नदी दोनों मिलती हैं, तो इस वजह से पटना में बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। अब उसके बाद फिर अगला है दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा, जो ये जो तीन नदियां हैं निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो देखिए अगर हम बात करें डेक्कन प्लेटू, तो जाहिर सी बात है ये तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। सेंट्रल हाईलैंड भी नहीं होगा। मेघालय तो बहुत दूर की बात हो गई। ये देखिए छोटा नागपुर यहाँ का इसका आंसर होगा। तो ये जो नदियाँ हैं, दामोदर हो गया, कोयल हो गया, या फिर सुवर्णरेखा हो गया, ये एक्चुअली छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 129। हम अगर बात करें 129, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए यहाँ पे दो तरह का कैच है, राइट। एक तो अगर यहाँ पूछ रहा है कि पहली महिला अध्यक्ष, तो वो थी एनी बेसेंट जी। अब अगर उसके बाद पूछ ले कि पहली भारतीय महिला कौन थी, मतलब तो यहाँ पे हो जाएगा सरोजिनी नायडू। एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 1916 या 17 के अराउंड भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और अगर हम इनकी बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 24-25 के आसपास थी, 1924-25 के अराउंड थी। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। अब उसके बाद फिर अगला है बहिष्कृत भारत जर्नल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राइट। तो देखिए ये स्टार्ट किया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको स्टार्ट किया था। तो इन्होंने
और अगर बात करें हरिजन नामक पत्र या फिर पेपर या फिर जर्नल, इसको स्टार्ट किया था गांधी जी ने, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैं कुछ स्पेशल MCQ का सीरीज़ चलाऊंगा, तो मैं उसमें ये सारे क्वेश्चन को कवर कर दूंगा आगे चल के। अब उसके बाद फिर अगला है कि एक सेकंड, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है, राइट। तो ये एक्चुअली 2 नदियाँ हैं, ये एक्चुअली साउथ इंडिया में है, राइट। तो वो हैं कृष्णा और कावेरी। तो इसका आंसर है ए फॉर आगरा। अब चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, एंड ये है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट, राइट। तो देखिए बिहार का जो पहला रामसर स्थल है ना, वो है कांवर लेक। कांवर लेक यहाँ पर है, यहाँ पर कंवर झील करके दिया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग की है प्रॉब्लम, बट ठीक है, आप इसका आंसर सी मार सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा। तो ये होगा एक्चुअली कांवर झील, लेक को हिंदी में झील बोलेंगे, तो इसका आंसर था सी फॉर कैलकाटा। तो आप लोग को क्या करना है, जो लोग यहाँ पे मतलब काफ़ी लोग यूपी का भी एग्ज़ाम देंगे, तो आप लोग यूपी का पहला रामसर साइट कौन सा है, यूपी में कौन कौन से रामसर साइट है, राइट। एंड चूँकि आप अभी BPSC का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप बिहार में कितने रामसर मतलब कितने टोटल रामसर साइट हैं, कौन सा राम साइट कब बना या फिर कौन सा सबसे लास्ट में बना, आपको इसका थोड़ा बहुत एक आइडिया हो जाना चाहिए। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, यह है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, एंड इसका आंसर है गया। ब्रह्मयोनी हिल एक्चुअली गया में स्थित है। तो आप सभी को क्या करना है, बिहार में कौन सा हिल कहाँ पर स्थित है, कौन सा लेक कहाँ पर स्थित है, रामसर साइट, ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से देख लेनी है, सो दैट यहाँ से आपका कोई प्रश्न गलत ना हो। अब उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पर सीधा आपको BPSC के प्रश्न दिख रहे हैं, मतलब कि आपको यहाँ पर बिहार स्पेशल प्रश्न दिख रहे हैं, राइट। वैसे ये एक्चुअली उत्तर और पश्चिम वाला जो रेंज है, वहाँ पर सबसे अधिक जलवायु एग्रीकल्चरल वाले फील्ड क्या बोलते हैं जिले देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर है नहीं, तो हम अभी इसको इस प्रश्न को छोड़ के आगे देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आगे आ जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 132, एंड ये है इसमें से कौन सा कथन एस्कर व ड्रमलिन से संबंधित है, राइट। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्मेट में पूछा है, तो ये जो पहला ऑप्शन है, एस्कर क्रूड बेडेड बजरी व रेत की लकीरें हैं, तो ये स्टेटमेंट ऑफकोर्स सत्य है। उसके बाद फिर अगला है, ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर व मिट्टी के बने होते हैं, तो ये भी सत्य वचन है। उसके बाद फिर अगला बोल रहा है, अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, तो नहीं, ये पूरी तरह से रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट ऐसा है ही नहीं। तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये एक्चुअली ज्योग्राफी का प्रश्न है, तो आप सभी को ज्योग्राफी का स्टैटिक सेक्शन बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। अब उसके बाद फिर अगला है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा बनते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सत्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 4 इसका सत्य आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। जियोडेसी वह विज्ञान है से संबंधित। तो देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट का गलत हुआ था, तो आप इसको पहले ऐसे देखिए, ये जो वर्ड है जियोडेसी, आप इसको पहले ऐसे लिखिए, जियोडेसी, राइट। मतलब ये डेसी का जो भी स्पेलिंग होगा, तो इसका मतलब हो गया समथिंग जो कि अर्थ से संबंधित है, राइट। अब देखिए क्या होता है, हम GPS यूज करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं जियो लोकेशन, राइट। तो यानी कि ये GPS से संबंधित हो गया। तो इसमें जो स्थलीय चट्टान की डेटिंग है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। पृथ्वी के आयाम की माप, इसको भी हम छोड़ते हैं। पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप, इसको भी अभी हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अब उसके बाद फिर अगला है
क्रश द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग। तो ये मतलब उससे बिल्कुल संबंध नहीं रखता, जीपीएस से बिल्कुल संबंध नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्थल पृथ्वी के आयाम की माप हो गया, या फिर पृथ्वी की ऊंचाई डिप्रेशन की माप। तो ये दोनों स्टेटमेंट सत्य लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई फॉर एलिफेंट। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, या फिर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो देखिए ये बहुत ही फेमस है, एंड ये मतलब आप जब दूसरा यूनिट पढ़ते हैं कि मतलब कितने कॉन्टिनेंट वगैरह हैं, राइट, तो मतलब कौन सा कॉन्टिनेंट कैसे बना, अर्थ कैसे बना, राइट, तो आपको ये वहाँ पर आता है। एंड ये जो सिद्धांत है इसको वेगनर जी ने दिया था, तो इसका ऑप्शन था बी फॉर बॉम्बे। अब जो अगला प्रश्न है यह है सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो देखिए अगर हम बात करें जो सुंडा ट्रेंच है ना, वो एक्चुअली जावा के समानांतर है, राइट, तो इसका आंसर हो गया ए फॉर एप्पल। और यहाँ पर काफ़ी लोग सुमात्रा भी मार के आए होंगे, क्योंकि जावा सुमात्रा दोनों आसपास ही, और हम जब पढ़ते भी हैं तो दोनों को एक साथ ही पढ़ते हैं, जावा एंड सुमात्रा। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है प्रश्न संख्या 133। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो देखिए जो ये जो भूमिगत कोयला होता है ना, इसका दहन कहाँ पर होता है? अभी देखिए क्या होता है ना कि जो ज़्यादातर जो कोयला होता है वो या तो झारखंड में होता है, और वो बंगाल में तो बिल्कुल भी मतलब बहुत कम होता है। बिहार में मतलब बहुत ही मतलब ऐसा तो मैंने नहीं सुना है कि बिहार में कोयला होता है, बट जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो होगा क्वांटिटी। एंड उड़ीसा यहाँ भी हो सकता है थोड़ा बहुत क्वांटिटी हो, बट जो ज़्यादातर केसेस है ना वो झारखंड में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर झारखंड। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 143। हम अगर इसकी बात करें तो ये देखिए ये एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है? तो ये देखिए जब पृथ्वी रोटेट करती है अपने एक्सेस पे, तो उससे कोरियोलिसिस फोर्स उत्पन्न होता है। तब देखिए क्या होता है ना, वो ऐसे होता है। अब देखिए जब पृथ्वी रोटेट करती है तो एक फोर्स ऐसे लगता है, प्लस यहाँ से भी एक फोर्स लगता है, तो ये बीच में आपस में डिवाइड हो जाता है। तो जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो हमेशा तिरछा लगता है, तो इसका आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 144, एंड ये है किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं लगती है? तो देखिए ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। अगर हम बात करें इज़राइल, तो ये मतलब यहाँ पे डेड सी पूछ रहा है, डेड सी किसके साथ अमृत सीमा नहीं लगती है, राइट। तो ये देखिए जो लेबनान इसके साथ देखिए इज़राइल का तो लगता ही है नो डाउट, जॉर्डन का भी लगता है, राइट, एंड फिलिस्तीन का भी लगता है, लेकिन ये जो है ना लेबनान ये उससे थोड़ा दूर पड़ जाता है, राइट, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 145, एंड ये है इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो देखिए टाइटेनियम का खनिज है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आया था ये प्रश्न, एंड ये वाला तो अक्सर हमेशा करंट अफेयर में ही आता रहता है। तो अगला प्रश्न है, इसमें हमको कंपेयर करना है कौन कौन सी नदियों को। एक तो हमको जो हिमालय वाली हैं प्लस जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, हमको उन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, एंड उसके बाद फिर हमको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी होती हैं, ये कथन सत्य है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर डिपेंडेंट होती हैं, तो ये कथन भी सत्य है। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट सत्य है। अब उसके बाद फिर अगला है हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सत्य है, क्योंकि आप देखिए एक हिमालय काफ़ी ऊंचाई पर है, तो ये ऐसे होता है, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो ज़्यादातर उनका ऐसे होता है, अभी थोड़ा बहुत नीचे की तरफ जाता है, बट जो हिमालयी नदियाँ काफ़ी ऊपर से आती हैं, राइट। तो इसका ऑप्शन मतलब ये जो बी है ये भी सत्य है। अब उसके बाद फिर अगला है प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण कारण बनती हैं, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से रॉन्ग है, राइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2, तो ए फॉर आगरा। अब चलिए हम देखते हैं
अपना अगला प्रश्न एंड ये है 147 एंड इसमें ये बोल रहा है कि गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो अगर हम बात करें जो गंगा का मैदान है, हम इसको जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। जियोसिंक्लाइन, देखिए ऐसे बोलते हैं, जियोसिंक्लाइन। काफ़ी बार अगर हम वर्ड को अगर हम इंग्लिश में लिख के पढ़ें तो हमारा आंसर आ जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न एंड ये है कि कौन सी एक मीठे पानी की झील है। तो देखिए झील यहाँ पर हमको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऐसी लेक है जो कि मीठे पानी की है, राइट। तो आप ये देखिए जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो वुलर झील है, राइट। तो इसका ऑप्शन सी हो सकता है, बट हमको और भी ऑप्शन देख लेने चाहिए। अगर हम बात करें सांबर लेक की, एक्चुअली राजस्थान में है एंड ये एक्चुअली खारे पानी की झील है, तो ये ऑप्शन तो हट गया पूरी तरह से। चिल्का भी खारे पानी की झील है, राइट। लेकिन अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो जो डी है ना, ये भी मीठे पानी की झील है, राइट। तो ये भी सत्य है, मतलब यहाँ पे डी और सी दोनों करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई फॉर एलिफेंट। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न एंड ये है कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, राइट। यहाँ पर पूछ रहा है सबसे कम है। तो देखिए जो ग्रह सबसे दूर होगा सूरज से, उसकी ग्रेविटी सबसे कम होगी, राइट। तो जाहिर सी बात है उसका घनत्व भी कम होगा। बट जो ग्रह सूर्य के सबसे पास में होगा उसका घनत्व सब ज़्यादा होगा, जैसे कि कौन सा, बुध है, राइट। बुध ग्रह है तो इसका घनत्व सब ज़्यादा है एंड पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो ऐसा होता है। तो हम जितना दूर जाएंगे उसका घनत्व कम होता जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा शनि। अब चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न एंड ये है गंगा के मैदान, ये वाला तो हो चुका है। अब उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, ये भी हो चुका है। अब उसके बाद फिर ये भी हो चुका है। अच्छा, ये वाला पेज 2 बार आ गया था। अब पश्चिमी सिंहभूम में जो चिड़िया होती है उसकी विशेषता क्या है। तो यहाँ पर लौह अयस्क का खनन हम कर सकते हैं। बाकी ये सारे ऑप्शन रॉन्ग थे। अब चलिए, ये था हमारा FLT1 का, ये हमारा फुल लेंथ टेस्ट का पार्ट नंबर 4 था, राइट। एंड यहाँ पर हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 140 प्रश्न देख लिए हैं। अभी हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली 1350 के आसपास प्रश्न और करने हैं, राइट। तो हम लोग उसको जल्दी करेंगे एंड चूँकि अप्रॉक्सीमेटली 6-7 दिन और बचा है तो हम हर रोज़ कोशिश करेंगे 200-300 प्रश्न लेकर आएँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी सून एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें एंड हर एक वीडियो को आप देखें, कोशिश करें आप 1.5 में देखें, जिससे कि वीडियो जल्दी भी कवर हो जाए एंड आपका ज़्यादा डिवीज़न हो जाए। एंड आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी वीडियो को कम से कम 1 या 2 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, या फिर आपके पास जितने दोस्त हैं जो कि BPSC का एग्ज़ाम देंगे उनके साथ भी शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications.